आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। ये मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ जब किंग अपने किंगडम को खुद संभालते थे और ऐसे ही एक किंग को इंडोर गेम्स खेलने का बहुत ही शौक था। तो एक बार उन्होंने अनाउंस किया कि जो भी एक इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग गेम ढूंढ के लाएंगे उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा और वो भी जो वो मांगे। तो फिर अलग अलग लोग आए, अलग अलग गेम्स लेके आए, बट किंग को कोई भी गेम पसंद ही नहीं आई। फिर एक आदमी आया जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम लेके आया और पता है वो गेम कौन सी थी? वो गेम का नाम था चेस। फिर वो आदमी ने चेस के रूल्स दिखाए और वो दोनों एक दूसरे के साथ चेस खेलने लगे। किंग को ये गेम खेलना बहुत ही पसंद आया और ये गेम उनको बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही दिलचस्प और चैलेंजिंग लगी। तो उन्होंने खुश होके ये आदमी को कहा कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो वो आदमी ने पता है क्या कहा? वो आदमी बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट था। उसने पता है क्या मांगा? उसने कहा कि ये जो चेस बोर्ड है उस पे टोटल 64 स्क्वायर्स है। तो फर्स्ट स्क्वायर पे एक गेहूं का दाना, दूसरे स्क्वायर पे 2, तीसरे स्क्वायर पे उसके डबल 4, फोर्थ स्क्वायर पे 8। ऐसे ही दानों को डबल करते करते 64 स्क्वायर तक आने पे जितने दाने हो रहे हैं उतने दाने वो आदमी को चाहिए थे। तो किंग ने कहा ये तो आसान है, मुझे मंजूर है। तो फिर किंग काउंट करने लगे और 15th स्क्वायर 16th स्क्वायर तक आते आते तो वो काउंट करते करते थक गए। 20th स्क्वायर पे आके वो बोलने लगे कि अरे बाप रे कितने सारे गेहूं के दाने हैं। आप देखो 20th स्क्वायर पे कितने दाने हैं। तो आपको पता है टोटल 64th स्क्वायर तक पहुंचते पहुंचते कितने सारे गेहूं के दाने हो गए हैं। और इतने लॉन्ग नंबर को काउंट करना, उसको इंट्रोड्यूस करना कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट और लेंथी नहीं हो जाएगा? तो उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ एक्सपोनेंट्स एंड पावर, जो कि हमारा न्यू चैप्टर है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो जैसे हमने अभी बात की कि बहुत ही लॉन्ग नंबर हो, वैसे ही कोई नंबर ऐसा भी हो जो बहुत ही स्मॉल हो और ऐसे नंबर्स को हैंडल करना हो तभी हम एक्सपोनेंट्स और पावर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स बताने वाली हूँ, जैसे कि व्हाट इज द एज ऑफ यूनिवर्स। आप देख रहे हो कितना लॉन्ग नंबर है। वैसे ही पॉपुलेशन ऑफ इंडिया देख रहे हो कितना लॉन्ग नंबर है। वैसे ही अगर बात करें तो हम रहते कहाँ पे है? अर्थ पे। और व्हाट इज द मास ऑफ अर्थ पता है आपको? देखो मैं बताती हूँ। देख रहे हो कितना लॉन्ग नंबर है? दैट इज द मास ऑफ अर्थ। और वैसे ही व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, कितना लॉन्ग नंबर है। तो ऐसे ही लॉन्ग नंबर्स, या फिर मैंने जैसे आगे बात की कि कोई बहुत ही स्मॉल नंबर हो तो उसके कुछ एग्जांपल्स देती हूँ मैं यहाँ पे आपको, जैसे कि बैक्टीरिया की साइज, या फिर रेड ब्लड सेल्स की साइज, या फिर बात करें हम प्लांट सेल्स की, तो इसके भी जो साइज दिख रही है वो कितने स्मॉल नंबर है, 0.0000, राइट। तो ऐसे ही बहुत ही लार्ज नंबर और स्मॉल नंबर जिसको रीड करने में, कैलकुलेट करने में, कंपेयर करने में भी हमें बहुत दिक्कत हो, इसी नंबर्स को शॉर्टेस्ट वे में, कन्वीनियंट वे में रिप्रेजेंट करने के लिए एक्सपोनेंट्स और पावर्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये एक्सपोनेंट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे 100। अब 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 × 10, यानी यहाँ पे क्या हुआ? 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। वैसे ही अगर बात करें थाउजेंड्स की, तो यहाँ पे 1000 यानी हम क्या लिख सकते हैं? 10 × 10 × 10, यानी यहाँ पे 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। वैसे ही 10,000 में 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। तो ऐसे ही कोई भी नंबर्स अगर दिए गए हो और उसको इतनी बार मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो उसको शॉर्टेस्ट वे में कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में देखो 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। इट मीन्स हम लिख सकते हैं 10 to the power 2, जिसमें ये 2 क्या होगा? 2 होगा एक्सपोनेंट और 10 क्या होगा? 10 होगा बेस। वैसे ही 1000 में 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, यानी हम लिख सकते हैं 10 to the power 3।
जिसमें 3 होगा एक्सपोनेंट और 10 होगा बेस। वैसे ही 10,000 में 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, इट मीन्स हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 4। इट मीन्स 4 इज द एक्सपोनेंट एंड 10 इज द बेस। तो इसी तरह से ऐसे लॉन्ग नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। वैसे ही एक दो और एग्जाम्पल ले ले, जैसे सपोज करो कि ऐसा कोई एग्जाम्पल है 3/2 टू द पावर 4। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि 3/2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया है, राइट। वैसे ही एक दो और एग्जाम्पल ले, जैसे 5 टू द पावर 10। इट मीन्स 5 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, राइट। तो इतना लॉन्ग नंबर आप लिखने जाओ, उससे अच्छा 5 टू द पावर 10 लिख दो, तो वो इजी रहेगा, राइट। वैसे ही स्टूडेंट्स इन जनरल अगर हम बात करें तो कोई भी नंबर हो जैसे कि a और उसका पावर हो n, तो उसका मीनिंग है कि a को n टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। तो ऐसे सभी नंबर्स को कहते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल ऑफ पावर, ठीक है। वैसे ही अगर कोई नेगेटिव नंबर दिया गया हो, जैसे कि 5 टू द पावर -3, आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है वो माइनस में है, राइट। तो ऐसे नंबर्स को भी हम कैसे लिखेंगे? तो ऐसे नंबर्स को हम पॉजिटिवली लिख सकते हैं। कैसे? तो जो भी नेगेटिव पावर है उसको हम 1 में लिख के पॉजिटिव कर देंगे, जैसे 1/5 टू द पावर 3। वैसे ही सपोज करो कि 1/2 टू द पावर -6, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/1/2 टू द पावर 6। इट मीन्स ये पॉजिटिव हो गया। अब उसका मीनिंग तो आपको पता ही है। वैसे ही कोई एक और नंबर दिया गया हो, जैसे कि 1 टू द पावर -10, तो उसका मीनिंग क्या हुआ? दैट इज इक्वल्स टू 1/1 टू द पावर 10, और 1 टू द पावर 10 यानी फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं, आंसर वही आएगा 1, राइट। यानी इस तरह के अगर कोई नेगेटिव नंबर्स दिए गए हो तो उसको भी हम पॉजिटिव नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यही सारे नेगेटिव नंबर्स को इन जनरल हम लिखे तो क्या लिख सकते हैं कि a टू द पावर अगर -n है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दैट इज इक्वल्स टू 1/a⁴n। समझ गए बात को? तो इसी को कहते हैं नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ द पावर, ठीक है। तो इसी के साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब हम देखने वाले हैं डिफरेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जिसका यूज करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमने एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ लिया। अब उसी एक्सपोनेंट के रिलेटेड स्टूडेंट्स कुछ लॉज भी है एक्सपोनेंट के, वो हम अच्छे से समझ लेते हैं ताकि हम जब एग्जाम्पल सॉल्व करें तो वो लॉज हमें यूजफुल हो सके, ठीक है। हमें वहां पे वही लॉस का यूज करना है स्टूडेंट। तो चलो फर्स्ट लॉ समझते हैं हम। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रही हूँ। क्या है वो एग्जांपल? सपोज यहाँ पे 2⁻³ इंटू 2⁻5 दिया गया है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? इसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स कि मुझे यहाँ पे 2⁻³ मीन्स 2 को 3 टाइम्स लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, चलो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। और 2⁻5 का मीनिंग क्या है? मुझे 2 को कितना टाइम्स लिखना है? 5 टाइम्स लिखनी है। तो 2 को मैं 5 टाइम्स लिख देती हूँ, 2, 3, 4 एंड 5, राइट। अब स्टूडेंट्स अगर इसको हम सॉल्व करें तो आपको क्या लग रहा है? ये देखो 2 3 टाइम्स है और यहाँ पे 2 5 टाइम्स है, तो टोटल क्या हुआ स्टूडेंट? 2 8 टाइम्स हो गया, राइट। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2⁻8 लिख सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो बेस जब सेम हो रहे हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे उसका पावर दिख रहा है आपको, ठीक है। वो दोनों का जब बीच में मल्टीप्लीकेशन हो तो यहाँ पे एडिशन हो रहा है। देखो एक दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं स्टूडेंट्स। दूसरे एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है? यहाँ पे -5⁻2 इंटू -5⁻3। तो यहाँ पे क्या लिखना है स्टूडेंट्स? दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है और -5 को 2 टाइम्स लिखना है, मीन्स -5 इंटू -5, राइट। यहाँ पे कितना टाइम्स लिखना है? 3 टाइम्स लिखना है, -5 इंटू -5 इंटू -5। तो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है? ये टोटल कितने टाइम लग रहा है आपको? टोटल यहाँ पे 5 टाइम्स लग रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा? -5⁻5,
राइट, -5⁵5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी क्या हो रहा है, दोनों के पावर का एडिशन हो रहा है। जब यहाँ पे दोनों के बेस सेम हो तो यही हो रहा है ना स्टूडेंट्स। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है स्टूडेंट, कि जब भी हमारे पास कोई ऐसा नंबर हो या फिर ऐसा कोई वेरिएबल हो जहां पे हमारे पास बेस सेम हो और दोनों मल्टीप्लिकेशन में हो और पावर डिफरेंट हो, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा। तो उसके ऊपर से स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट लॉ है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट लॉ है, इसको अगर हम एक वेरिएबल दे दे a, तो क्या होगा, a⁻m। स्टूडेंट्स 3 को मैंने m ले लिया, राइट, यहाँ पे जो 2 था उसको m ले लिया। यूनिवर्सल लॉ क्या होगा, a⁻m इनटू, स्टूडेंट्स पावर का बेस तो सेम ही है, इसलिए a⁻n, दोनों के बेस सेम है पर पावर अलग अलग है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a⁻m + n, राइट। समझ में आया स्टूडेंट्स कैसे किया, जब दोनों का बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन हो स्टूडेंट्स, तो दोनों के पावर का क्या होगा, एडिशन होगा, राइट। समझ में आया स्टूडेंट्स। तो देखो नेक्स्ट लॉ क्या कह रहा है, तो स्टूडेंट्स हमारा दूसरा लॉ क्या है, जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया वैसे ही स्टूडेंट्स हम अगर डिवाइड करके देखें तो क्या हो रहा है, चलो देखते हैं। सपोज इन एग्जाम्पल स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने दिया है 7⁵5 को हम डिवाइड करते हैं 7⁵3 से, तो क्या होता है, क्या दिया गया है, सबसे पहले तो यहाँ पे 7⁵5, तो स्टूडेंट 7 को कितने टाइम लिखना पड़ेगा, हमें 5 टाइम लिखना पड़ेगा, राइट। तो चलो 5 टाइम हम 7 पहले लिख लेते हैं, राइट। डिवाइडेड बाई 7⁵3 मीन्स 7 × 7 × 7, राइट। तो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, अगर आप देखो तो यहाँ से ये 7 कैंसिल हो रहा है, वैसे ही ये 7 भी कैंसिल हो रहा है और ये 7 भी कैंसिल हो रहा है, राइट। तो स्टूडेंट्स क्या रिमेनिंग है यहाँ पे, 7 और 7 दो टाइम्स ही रिमेनिंग है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 7⁻², राइट। स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल भी देखते हैं। देखो दूसरे एग्जांपल में क्या दिया गया है, 1/8⁶ डिवाइडेड बाई 1/8⁻²। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें डिवाइड करना है, राइट। 1/8 कितना टाइम दिया गया है स्टूडेंट्स, 6 टाइम दिया गया है, तो 1/8 ऐसा हमें कितनी टाइम लिखना होगा, 6 टाइम लिखना होगा स्टूडेंट्स। तो चलो सबसे पहले हम वही लिख देते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, 1/8 2 टाइम दिया हुआ है, तो वो भी लिख दिया हमने, राइट। अब स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, अगर हम डिवाइड करें तो ये दोनों टर्म एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रही है, तो रिमेनिंग क्या बच रहा है स्टूडेंट्स, 1/8 हमारे पास 4 टाइम्स है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, 1/8⁴ ऐसा लिख सकते हैं, वो 4 टाइम्स है ना स्टूडेंट्स, तो 2⁴ लिख सकते हैं, ये हमने आगे देख लिया। तो स्टूडेंट्स ये दोनों एग्जांपल पे से आपको क्या समझ में आ रहा है, कि हम जब दोनों सेम बेस को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो उसके पावर में क्या हो रहा है स्टूडेंट, सब्सट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पे देखो 5 और 3 था तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 6 और 2 था तो यहाँ पे 4 हो गया, राइट। तो स्टूडेंट्स इस पे से हम क्या लिख सकते हैं, इस पे से हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कि दोनों का बेस अगर सेम हो, ठीक है, यहाँ पे a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, दोनों का बेस सेम हो और बीच में डिवाइड हो, तो दोनों के पावर का क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, सब्सट्रैक्शन हो रहा है, तो m - n होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सेकेंड लॉ हो गया, समझ में आया स्टूडेंट्स। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था तो दोनों के पावर का एडिशन हो रहा था, और यहाँ पे डिवीजन था तो दोनों के पावर का सब्सट्रैक्शन हो रहा था। पर ये लॉ कब अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट, जब हमारे पास दोनों टर्म में बेस सेम हो। देखो यहाँ पे भी बेस सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है, तो स्टूडेंट्स जब सेम बेस हो तभी हम ये अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया।
तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।